Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start the new chapter of our political science text, that is working of institutions. इदारों का काम काज, इदारे किस तरह से काम करते हैं, वो हमारा चैप्टर है. फाइन. डेमोक्रेसी के बारे में हमने जाना है कि जो डेमोक्रेसी होते हैं उसमें जो लोग होते हैं वो अपने जो नुमाइंदे हैं उनको मुंतखब करते हैं थ्रू इलेक्शंस. लेकिन जमहूरियत उसी तक महदूद नहीं है. डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं उनको कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है. कुछ दस्तूर बने होते हैं, कुछ तरीक़ेकार होते हैं जिनके अंदर उनको काम करना पड़ता है. और ये जो काम होता है ये इदारों में होता है और उनको काम उन्हीं इदारों में करना पड़ता है और उन इदारों के साथ करना पड़ता है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैसे कि जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं. फाइन. और ऑफिस मेमोरेंडम, मंडल कमीशन क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, हम पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे, एग्जीक्यूटिव को डिस्कस करेंगे और जुडिशरी को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ हाउ ए मेजर पॉलिसी डिसीजन इज़ टेकन. जो अहम पॉलिसी, जो अहम हिकमत अमली या फैसला कैसे लिया जाता है, इसको हमें डिस्कस करना है. हम इसको डिस्कस करेंगे विद हेल्प ऑफ एक गवर्नमेंट ऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे. उसी के तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे, इट इज़ द ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 13 अगस्त 1990 को ऑर्डर इशू किया गया था. इसको बोलते हैं हम ऑफिस मेमोरेंडम. फाइन. ये जो ऑर्डर है इसका बाज़ाब्ता एक नंबर था, ऑर्डर नंबर, और इसका डेट जैसे मैंने कहा 13 अगस्त 1990. इस ऑर्डर को इशू किया था जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन से, उसका एक डिपार्टमेंट है. इस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. फाइन. उसका जो जॉइंट सेक्रेटरी है उसने ये ऑर्डर निकाला था. ये जो ऑर्डर था ये काफ़ी छोटा था, सिर्फ एक पेज तक ये महदूद था और देखने वाले को लगता है कोई ऑर्डिनरी कोई सर्कुलर है या कोई नोट्स है, जैसे हमारे स्कूल्स में नोट्स बोर्ड्स पर नोट्स लगे होते हैं. इन द सिमिलर स्टाइल ये भी था. लेकिन यहाँ पर मैं यह बात कहूँगा कि जो गवर्नमेंट एक दिन में सैकड़ों ऑर्डर्स निकालते हैं. फाइन. लेकिन ये जो इस ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ ये काफ़ी अहम था और इससे काफ़ी तनाज़ा भी रहा काफ़ी सालों तक. फाइन. इस ऑर्डर को हम समझने की कोशिश करेंगे. इस ऑर्डर में क्या था, इसमें एक अनाउंसमेंट हो गई, एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया था कि हम रिजर्वेशन देंगे 27%. जो गवर्नमेंट जो सिविल पोस्ट होंगे तो उसमें 27% जो वैकेंसीज होंगी वो रिजर्व रहेंगी फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. जो समाजी तौर पर या तालीमी तौर पर पसमानदा तबके हैं उनके लिए 27% रिजर्वेशन होगी. ये अनाउंसमेंट किया गया था. जो SEBC है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये वो कास्ट्स हैं जो पिछड़े हुए हैं, जो पसमानदा है. और ये इनको डिफाइन कौन करेगा? गवर्नमेंट. इनको गवर्नमेंट को ये डिक्लेयर करना है कि दैट स्पेसिफिक कास्ट्स आर बैकवर्ड. और जो बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन है उस डेट तक ये महदूद था सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दो ग्रुपों के लिए रिजर्वेशन. अब इसमें थर्ड कैटेगरी आ गई, इसे कहते हैं SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. फाइन. लेकिन इसको वही अवेल कर सकता था जो बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करता था, बाकी इन जॉब्स के लिए कम्पीट नहीं कर सकता था. फाइन. अब हमें देखना है कि ये डिसीजन किस तरह से लिया, इसमें डिसीजन मेकर्स कौन थे. फाइन. क्योंकि हमें यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि एक डिसीजन लेने में सिर्फ एक पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले सकता है. जैसे मैंने कहा इसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं, प्रॉपर रूल्स होते हैं. फाइन. जो इस केस में लगता है ऑन द फेस ऑफ इट जॉइंट सेक्रेटरी ने लिया था, लेकिन वैसी बात नहीं है. जो ऑफिसर था, जो जॉइंट सेक्रेटरी था, ये सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहा था जो इसको इंस्ट्रक्शंस मिली थी जो मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन से,
जो उसने इंस्ट्रक्शंस दी थी उसने इसको फॉलो किया था। ही वॉज ओनली ए पार्ट ऑफ इट। फाइन। तो ये मेजर डिसीजन, इसमें काफ़ी फंक्शनरीज का इन्वॉल्वमेंट था, जो बड़े बड़े एहलकार थे उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी सबों की इन्वॉल्वमेंट थी। जैसे मैं यहाँ पर बताऊँगा, जो मेन फंक्शनरीज हमारे सिस्टम में होते हैं, हमारे मुल्क में होते हैं। जैसे जो हाईएस्ट हेड ऑफ द स्टेट जो मुल्क का होता है, प्रेसिडेंट, वो फॉर्मल अथॉरिटी है हमारे मुल्क की, हेड ऑफ द स्टेट। और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। जो काफ़ी जो सारे जो फैसले होते हैं, जो मेजर डिसीजंस होते हैं कैबिनेट मीटिंग्स के, वो प्राइम मिनिस्टर लेता है। और पार्लियामेंट जो होता है उसमें प्रेसिडेंट होता है और दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको अक्सरियत का सपोर्ट होता है लोकसभा से, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बन पाता है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो ऑफिस मेमोरेंडम इसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको जॉइंट सेक्रेटरी ने ऑर्डर पर साइन किया था, तो ये इट वॉज ए कम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। जो तवील सिलसिला है उसका एक इख्तिताम था। फाइन। इससे पहले क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन बिठाया था, जिसको इसका नाम है, इसको कहते हैं सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ये अपॉइंट किया गया था 1979 में। और इसका जो हेड था दैट वाज बीपी मंडल। इस वजह से बीपी मंडल के नाम से इसको मंडल कमीशन भी कहा जाता है। ये इसलिए अपॉइंट किया गया था ताकि एक मियार आइडेंटिफाई किया जाए कि किस तरह से हम लोगों को कह सकते हैं कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। और इसको सिफारिश करनी थी कि किस तरीके से हम इनका एडवांसमेंट कर सकते हैं। फाइन। इनके लिए फलाह बहबूद का काम कर सकते हैं फॉर दिस सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और इस तरह से कमीशन ने 1 साल काम किया और इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1980 में। और इसने कुछ सिफारिशात की, कुछ रिकमेंडेशंस फिर की। वन ऑफ द रिकमेंडेशन में ये थी कि आप 27% जो है गवर्नमेंट जॉब ज़रूर रखो, किन के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए। और फिर ये रिपोर्ट जो है, जो रिकमेंडेशन इस पर थी, इसको फिर डिस्कस किया गया पार्लियामेंट में। काफ़ी साल तक जो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस थे, पार्टीज थे, वो डिमांड कर रहे थे कि इस कमीशन की जो सिफारिशात हैं उनको लागू किया जाए, उन पर अमल दरामद हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब तक टाइम आया 1989 का, उस साल की जो लोकसभा इलेक्शन होने वाली थी, उसमें जो जनता दल एक पार्टी थी, उसने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कहा कि अगर वो पावर में आते हैं, अगर वो इन केस वो पावर में आते हैं, तो वो मंडल कमीशन को वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। जो ही ये फिर पावर में आती है, तो इनका जो लीडर था वीपी सिंह, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एड्रेस करता है पार्लियामेंट को रिगार्डिंग हिज इंटेंशन। उसका इंटेंशन, गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि अब वो मंडल कमीशन को लागू करने वाले हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इस तरह से 6 अगस्त 1990 को क्या हुआ कि एक फॉर्मल डिसीजन लिया गया थ्रू ए कैबिनेट मीटिंग में इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात चली। दूसरे दिन क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे उसने इन्फॉर्म किया थ्रू ए स्टेटमेंट, उसने बयान दिया पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, हम मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इस तरह से जो डिसीजन था कैबिनेट का, वो फिर गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के पास। वहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स थे डिपार्टमेंट में, उन्हें ड्राफ्ट किया एक ऑर्डर को। फिर जो किस तरीके से जो कैबिनेट डिसीजन आया था उसी के तरीके से उन्होंने एक ऑर्डर बनाया और फिर उसको मिनिस्टर्स के जो अप्रूवल था वहाँ से अप्रूवल लिया। फिर उसको एक साइन करके एक ऑफिस मेमोरेंडम, उसका एक बाज़ ऑर्डर नंबर था, एक डेट था, तो इस तरह से वजूद में आया। और कुछ मंथ्स तक ये इसको काफ़ी डिस्कस किया गया। जो इट वाज हॉटली डिबेटेड अक्रॉस द कंट्री। मुल्क भर में इसको डिस्कस किया गया, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, और लोगों ने अपनी अपनी राय जाहिर की इस इशू को लेकर। और बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, इसके हक में प्रोटेस्ट हुए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। तो कुछ जगहों पर ये वायलेंट भी हुए, पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट भी हुए। और लोगों ने रिएक्ट किया स्ट्रांगली
जो ये बड़ा डिसीजन था इसके खिलाफ इसके सपोर्ट में भी। और कुछ लोगों को ऐसा फील हुआ, जो जो फील कर रहे थे कि ये गलत डिसीजन है, वो दे टॉक अबाउट इनइक्वालिटीज़, कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं इससे ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी हमारे समाज में। और कुछ इसमें सपोर्ट में ये कह रहे थे कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं इससे रिजर्वेशन के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है, और हर किसी को एक मौका मिलेगा। इन कम्युनिटीज़ को जो पिछड़े हुए हैं, जो पसमानदा है, उनको एक मौका मिलेगा। दे विल प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड थ्रू दिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये अनफेयर है, इससे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी लोगों को, इससे जो है बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को ये इनकी तरफ इसका रुझान है, इनको ये सपोर्ट करता है, और जो बाकी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके साथ भेदभाव होता है, क्योंकि उनको डिनाई किया जाएगा जॉब अगर वो ज़्यादा क्वालिफाइड भी होंगे। और कुछ लोगों ने कहा कि इससे जो कास्ट फीलिंग्स हैं लोगों में, वो ज़्यादा परपेचुएट होंगी, और इससे कौमी एकता को नुकसान मिलेगा। फाइन। हमें यहाँ पर जो डिस्कशन जो हमारा रहेगा, यहाँ पर हम इसको विल नॉट टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ द डिसीजन, लेकिन हमें ये देखना है कि डिसीजन कैसे वजूद में आया। और फिर ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट को आपको पता ही है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स होते हैं, ये हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं, जो तनाज़े होते हैं, उनको सेटल कहाँ किया जाता है? इन कोर्ट्स में। खासकर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। और कुछ लोग वहाँ गए सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ तंजीमें भी गई, उनने फिर वहाँ पर केस फाइल किया, बहुत सारे केसेस फाइल किए गए कोर्ट्स में, और उनने अपील किया कोर्ट को कि आप इस ऑर्डर को इनवैलिड करार दो, और इसकी जो रिकमेंडेशन है मंडल कमीशन की, उनको इम्प्लीमेंट मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने उन जो केसेस थे उनको फिर एक साथ में बड़ा डिसीजन लिया, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है इंदिरासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें 11 जज जो बेंच था, उनने उनके जो आर्गूमेंट्स थे, जो दलाइल थे, दो ग्रुपों के, जो इसके सपोर्ट में थे और दूसरा जो इसके अपोजिशन में था, दोनों के दलाइल सुने, फिर उसने इस ऑर्डर को वैलिड डिक्लेयर किया था। जो अगस्त 1989 का जो ऑर्डर था, 1990 13 अगस्त 1990 जो ऑर्डर था जॉइंट सेक्रेटरी का, उसको फिर उनने वैलिड करार दिया है। लेकिन साथ में उनने कहा कि आप गवर्नमेंट को मॉडिफाई करना चाहिए इस ऑर्डर को, कि जो वेल टू डू पर्सन से, उन कास्ट से, उन क्लासेस से, जो ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनमें जो वेल टू डू है, जो वेल ऑफ है, जो अमीर है, उनको इससे बाहर रखना चाहिए। फाइन। उनको बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इस तरह से क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक ऑर्डर किया, एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला ऑन 8 सितंबर 1993, जिसे फिर कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर हम कहा जाता है। इस तरह से जो डिस्प्यूट था ये एंड हो गया काफ़ी कंट्रोवर्सी के बाद। फाइन। सो हम देखते हैं कि किस तरह से डिसीजन वजूद में आया। एक डिसीजन की हमने बात की रिगार्डिंग मंडल कमीशन, और कौन से तरीके किन मराइल से गुजरा, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे फाइनली मोहर लगाई। हमने देखा कि पहले प्रेसिडेंट ने किस तरह अनाउंस किया, कैबिनेट ने फॉर्मली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने किस तरह से इस इशू को एक ऑर्डर के ज़रिए से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मोहर कैसे लगाई, इसने किस तरह से अपहेल्ड किया रिजर्वेशन के डिसीजन को। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सो थैंक यू वेरी मच।